हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। थर्ड यूनिट है हमारी। ठीक है, मैग्नेटिज्म में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैटर एंड मैग्नेटिज्म, मैटर एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये हमारे पास हमारी नेक्स्ट थर्ड यूनिट है, जिसमें हमें टोटल मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि मैग्नेट, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा हमने, ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैटर और मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले कुछ मैग्नेट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा सबसे बेसिक थिंग है इसमें, मैग्नेट। ओके, मैग्नेट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैग्नेट क्या है? तो पुराने टाइम में कुछ जो ग्रीक पर्सन्स थे, ग्रीक लोगों ने क्या मिला उनको, ग्रीक्स, उनको क्या मिला? फाउंड ए रॉक which attracts small pieces of iron, or we can say that directly iron। एंशियंट टाइम में ग्रीक लोगों को क्या मिला? एक ऐसी रॉक, एक स्टोन मिली जो क्या कर रही थी? आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो उसका जो हमारे पास वो जो रॉक थी, उसका नाम रखा, मीन्स उसका अलग अलग उसके नाम रखे गए कई। उसको कहा गया लॉर्ड स्टोन भी कहा गया, उसको वे स्टोन भी कहा गया उसको। ठीक है, अलग अलग उनके नाम दिए गए, और केमिकली उसका जो नाम दिया गया, देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं केमिकल नेम, वो उसका मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला Fe3O4। ठीक है, वो जो स्टोन मिली उसका नाम क्या दिया गया? केमिकली उसका नेम रखा गया मैग्नेटाइट। ठीक है, और इसको एक और नाम भी बोल देते हैं इसमें, मतलब हम देखिए, हम किस नाम से जानते हैं मैग्नेट को? अगर स्टार्टिंग से बात करें तो हिंदी में उसको चुंबक के नाम से जानते हैं। तो हमें चुंबक जो नाम है वो यहाँ से मिलता है हिंदी में, किसिंग स्टोन। ठीक है, मीन्स जब नई चीज़ मिलती है तो उसके बारे में अलग अलग प्रेडिक्शंस करी जाती हैं कि इसका नाम ये है, ये ऐसे है, ये है, जो भी है। तो हम चुंबक का मतलब होता है कि वो क्या कर रही थी कि एक दूसरे आयरन पार्टिकल, आयरन पीस को अपनी तरफ अपने साथ चिपका रही थी। ठीक है, तो हमने उसको चुंबक कह दिया। क्लियर? तो केमिकल नेम इसका क्या हो गया, और बाद में उसको क्या कहा गया लास्ट में? मैग्नेट, उसका फाइनल। मैग्नेट की फाउंड इन मैग्नीशिया, कोई आइलैंड में बी और मे नॉट बी, मैग्नीशिया नाम की कोई जगह है जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ ये मिला था। तो इसका नाम क्या रखा गया? सो
इट्स नेम इज मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब भी चुंबक ही है, ठीक है, बट वो इंग्लिश में, ठीक है। हम थोड़ा बहुत कुछ जानने लगे उसके बारे में तो फाइनली हम उसको मैग्नेट कहने लगे। मतलब अभी हम अगर कोई सिंपली हम जो छोटे बच्चे की बात करते हैं तो वो उसको चुंबक ही कह रहा होता है, ठीक है। थोड़ा आगे सीखते हैं तो फिर हमें पता चलता है इट्स इज मैग्नेट। ओके, तो हमारे पास ये मैग्नेट की हिस्ट्री है, ठीक है, कि और ये इसका नाम वेस्टोन क्यों है। वेस्टोन का मतलब होता है एक तरह से कि रास्ता, ठीक है, देख लेना भाई हिंदी में सही लिखा, रास्ता बताने वाला एक तरह से। कैसे ये रास्ता बताता है, क्या है ये, तो उसको देखिए। देखो कुछ हम इसकी क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें हमें पता चलता जाएगा कि वेस्टोन का मतलब क्या है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, या फिर हम इसमें अगर कोई आप डेफिनेशन वगैरह लिखना चाहें कि मैग्नेट क्या है, तो इसमें सिंपली ये लिख सकते हैं कि ये मटेरियल विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन और कोबाल्ट एटसेट्रा। जो आयरन को अपनी तरफ क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है ना, यही क्या है, पूरा एक मैग्नेटिज्म है कि दिस फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन is known as magnetism। ओके, उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं और यही हमें पढ़ना है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे, क्या है कि जब किसी मैग्नेट को किसी थ्रेड के साथ बांध के ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देखिए इसके पास क्या है कि जब हम किसी मैग्नेट को ऐसे, मान लीजिए ये कोई रिजिड स्पोर्ट है और इस धागे के साथ इसको ऐसे सस्पेंड कर दिया, इस शेप की कोई मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, और ये नीचे हमारा अर्थ सरफेस, ओके। अब हुआ ये कि इसको जब ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया गया तो देखा कि बार बार ये इसी डायरेक्शन में आके रुकती है, ठीक है। हम इसको ऐसे सस्पेंड कर लें और हम इसको ऐसे घुमा दें, ये फिर यहाँ आके रुके, हम ऐसे घुमा दें ये फिर यहाँ पे आ जाए, हम ऐसे घुमाएं ये यहीं पे आ जाए। कहने का मतलब इसका जो फाइनल अलाइनमेंट है वो कहाँ रहता है, इसी डायरेक्शन में रहता है, इसको नोट किया गया, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि ये जो अर्थ का क्या है, ये अर्थ का क्या था, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल था। ये जिस तरफ ये आके रुक रही थी वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिक साउथ पोल। अर्थ का हम जानते हैं ये दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इस मैग्नेट के दो पोल डिसाइड किए गए, जिसमें जो नॉर्थ पोल की तरफ सिक कर रहा है, ये वाला एंड क्या था, इसको बोला गया एन, मीन्स इसको बोला गया नॉर्थ पोल, मीन्स एंड सीकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल,
सीकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, ये इसका नाम दे दिया गया नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये जो एंड था इसको बोला गया साउथ पोल, ठीक है। मीन्स ये एंड कौन सा है, एंड सीकिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ अर्थ, एंड सीकिंग टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ अर्थ। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि उसके दो पोल डिसाइड किए गए, ओके। तो इसी के बेसिस पे कह दिया गया कि मैग्नेट हैज टू पोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लिख देते हैं इसमें मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल, ठीक है। तो एक नॉर्थ पोल होता है और एक इसमें साउथ पोल होता है, क्लियर। दूसरा, इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में एक चीज और नोटिस की गई कि जो मैग्नेट का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पावर रखता है वो कौन सा है, इसके दोनों एंड्स हैं। मान लो यही बार मैग्नेट या मैग्नेट हमारे पास, तो जो मैग्नेट का ये हिस्सा और ये मतलब दोनों एंड जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पावर रखते, तो उन्हीं को हम क्या कहा गया, उन्हीं को पोल कहा गया। तो इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए ये क्लियर हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मैग्नेट हैज मोस्ट prominent attractive power at its ends, which are known as pole, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर होती है वो कहाँ होती है, एंड्स पे होती है, और उन एंड्स को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। देखिए मान लो हमारे पास ये कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट हमारे पास है, तो इसका ये वाला साउथ पोल है और ये वाला नॉर्थ पोल है, मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पोल है, ये पोल इसके बिल्कुल एंड पे नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा एंड से अंदर होता है। तो इसमें दो चीजें, एक होती है यहां से यहां तक की डिस्टेंस और एक है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। देखिए एक मैंने लिए पोल टू पोल और एक इसका एंड टू एंड, क्लियर। तो ये दोनों में क्या फर्क है कि ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ, मींस डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स मींस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो हमारे पास इसके एंड्स के बीच की डिस्टेंस है उसके बारे में क्या कहेंगे, देखिए एंड्स के बीच की डिस्टेंस का मतलब है कि उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक लेंथ है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स, डिस्टेंस
बिटवीन द एंड्स, ओके। या यूं सीधा कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ दिस मैग्नेट या लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है ना वो ज्योमेट्रिक लेंथ है, बट इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ बोली जाएगी वो क्या होगी, वो दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब इसमें जो ज्योमेट्रिक लेंथ है वो ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ of magnet is always greater than magnetic length, ठीक है, magnetic length of magnet। ओके, अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि इसकी जो ज्योमेट्रिक लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी, लेस देन 5, इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, तो मैग्नेटिक लेंथ होगी लेस देन 5। मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी, मैग्नेटिक लेंथ विल बी लेस देन 5 सेंटीमीटर, ओके। तो हमारे पास क्या है, हमने जाना पोल्स के बारे में, पोल्स कैसे डिसाइड हुए, फिर पोल के बारे में क्या नोटिस किया गया कि जो पोल्स हैं वो क्या हैं, वहाँ पे अट्रैक्टिव पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं इसकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी सेकंड है, देखिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। हमने पढ़ लिया एक चीज कि व्हेन वी सस्पेंड द मैग्नेट, हाँ आप लिख लीजिएगा कि व्हेन वी सस्पेंड ए मैग्नेट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, then it always align along the north south geographic pole, ठीक है। when we suspend the magnet freely then it always align along the north south geographic pole। तो मैंने देखो, मान लो हमने एक मैग्नेट ली ऐसे, और उसमें हमने वो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल के अलोंग अलाइन हुई, और हमने इसको, जैसे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो हमने इसको क्या कह दिया, नॉर्थ पोल, और इसको कह दिया साउथ। हमने इसके ऊपर मार्किंग कर ली, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। अब हम इसको लेके कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ पोल, मीन्स ये वाला एंड नॉर्थ मार्क किया था हमने, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा, नॉर्थ की तरफ ही रहेगा, और ये वाला साउथ की तरफ। जैसे हम ट्रैवल पे चले जाएं, हाँ समुद्र में, ठीक है, सी में अगर हम चले गए तो वहां पे क्या होगा कि हमें डायरेक्शंस का पता नहीं होता, कि पता नहीं चलता कौन सी डायरेक्शन किधर है, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे काम आएगा, हम इसको ऐसे थ्रेड के साथ, जैसे कंपास हमारा काम करता है वो यही तो है, तो हम इसको मैनुअली बता रहे हैं कि भाई कैसे। तो हमें इसमें मान लो हमने क्या किया, थ्रेड से ऐसे सस्पेंड किया, और ये कहाँ आके टिकेगा, ये नॉर्थ साउथ के अलोंग ये आके रुकेगा, ये हमें कंफर्म है ये बात पहले ही। तो जब हमें डायरेक्शन पता चल गई नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट हमारे पास आ गई है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्लियर। तो इसकी एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है ये, ओके, इसको आप लिख लेना जो मैंने बोला है, ठीक है, ओके। थर्ड इसमें कहता है कि जो एक चीज और नोटिस की गई कि उसमें मतलब देखा कि दो मैग्नेट ले लिए हमने, दो मैग्नेट लिए, ये इसका नॉर्थ ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ ये इसका साउथ, ठीक है।
फिर इनको आपस में हमने देखा कि ये आसपास रखे हैं तो कैसे भी, कभी तो क्या हो रहा है कि दोनों एंड एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, हम इसको ऐसे पुश किया ये और आगे चला गया, ये ऐसे किया ये और आगे चला गया, इसको पलट दिया तो इसकी तरफ आ रहा है। मीन्स ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जिन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये फाउंड किया गया कि जो एक जैसे पोल हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अलग अलग हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स लाइक पोल्स repel each other and unlike poles attract each other. ओके, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जो एक जैसे पोल होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। फोर्थ, इसमें क्या है कि जो मैग्नेट है उसमें कभी भी सिंगल पोल नहीं मिलेगा आपको, हम उन पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। पहले लिख लीजिए कि मोनोपोल does not exist in a magnet, or we can say that poles always be in pairs। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, हमने इस मैग्नेट को ऐसे कट कर दिया बीच से। ठीक है, जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो दो पीस बन गए हमारे पास। हमने ये सोच के कट किया कि ये जो नॉर्थ पोल है इधर हो जाएगा अलग और ये साउथ पोल अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो क्या गया इसमें कि ये दो पीस बन तो गए अलग अलग ज्योमेट्रिकली तो, ठीक है, लेकिन ये साउथ पोल था तो ये नॉर्थ पोल बन गया, अपने आप जनरेट हो गया। ये वाला यहाँ नॉर्थ पोल था इस एंड पे, तो ये क्या बन गया, साउथ पोल। मीन्स ये जो मैग्नेट थी जिसको हमने कट किया, इसके अंदर अब पोल्स अपने आप ही जनरेट हो गए। तो इससे ये क्लियर होता है कि एक जो मैग्नेट है उसमें कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं। जैसे सिंगल चार्ज होता है हमारे पास, हम इन पोल्स को, जो हमारे पार्स नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इनको प्लस चार्ज माइनस चार्ज से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो चार्जेज होते हैं, जैसे प्लस चार्ज आइसोलेटेड चार्ज हमारे पास होता है, माइनस आइसोलेटेड चार्ज हो सकता है, इसी तरह से ये नॉर्थ अकेला या साउथ अकेला नहीं हो सकता। इसमें दोनों क्या होंगे, पेयर में होंगे हमेशा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, उसके बाद देखिए एक मैग्नेट के बारे में ये देखा गया कि जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म कैसे खत्म हो। अगर मान लो हमारे पास कोई स्टोन है, नेचुरल स्टोन जो हमें मिला हुआ है, देखिए उस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म करना चाहे तो वो मैग्नेटिज्म ऐसे खत्म नहीं होता। अगर हम उसको काट लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता। एक चीज है जिससे उसका मैग्नेटिज्म कम हो सकता है, क्या, बाई हीटिंग और बीटिंग। देखिए किसी को हम ऐसे पीटेंगे हैमर से तो भी उसमें क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये कि बाय हीटिंग द मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट कैन बी वीकेंड। हम उसको कमजोर कर सकते हैं, किसको, मैग्नेटिज्म को, क्या करके, उसको हीट करके या उसको बीट करके। ओके, तो हम इसमें एक चीज, ये जो ऊपर वाली है ना, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि पोल्स को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे भी लिख सकते हैं कि
मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट नेवर बी सेपरेटेड, ऐसे लिखा जा सकता है इसमें, मैग्नेटिक पोल्स या पोल्स ऑफ ए मैग्नेट नेवर बी सेपरेटेड, नेवर बी सेपरेटेड, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसके अंदर कि हमें एक टर्म आती है इसमें पोलैरिटी, वो भी मैं यहीं लिख देता हूं, पोलैरिटी। पोलैरिटी हमने पढ़ रखा है, हमने चार्ज में भी ये टर्म पढ़ी थी। पोलैरिटी का मतलब द पोल मैग्नेट पोल्स जो हमारे पास है, इधर इट इज नॉर्थ और साउथ, ठीक है। पोलैरिटी इट मीन्स पोल इज नॉर्थ और साउथ। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव 10 कूलम्ब चार्ज, तो सामने वाला क्वेश्चन करेगा पोलैरिटी क्या है, 10 कूलम्ब चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर इसके अंदर बोले कि हमारे पास कोई ये पोल है, मीन्स एक मैग्नेट है, उसका एक पोल है, तो बोले कौन सा पोल, मीन्स उसकी पोलैरिटी क्या है, तो वो हम बताएं। पोलैरिटी का मतलब होता है कि वो नॉर्थ है या साउथ है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं हम, ठीक है। आगे इसके अंदर जो पोलैरिटी है उसमें चेक करना हो हमें पोलैरिटी, तो उसके लिए क्या जरूरी है, मतलब कौन सा टेस्ट। तो हम इसमें एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ पोलैरिटी। अगर हमें ये चेक करना है कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो अगर मान लो कोई एक नॉर्थ पोल हो सकता है और दूसरा साउथ हो, उसको अट्रैक्ट कर रहा हो, पर हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि ये मैग्नेटिज्म की वजह से ही क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकता है जो उन दोनों की वजह से क्या एंड एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए रिपल्सन हमारे पास क्या होगा, श्योरेस्ट टेस्ट, क्योंकि रिपल्सन किस वजह से हो सकता है, एक नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को, एक साउथ पोल दूसरे साउथ पोल को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। नॉर्थ पोल नॉर्थ, साउथ साउथ को रिपेल कर सकता है, लेकिन इसके अलावा रिपेल करने का और कोई भी यहाँ पे रीजन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक नॉर्थ पोल एक नॉर्थ है, या फिर दूसरा साउथ दूसरा भी साउथ, ठीक है। लेकिन अगर अट्रैक्शन की बात कह दें कि मान लो ये वाला नॉर्थ है ये वाला साउथ है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ साउथ है, तो ये श्योरेस्ट टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके अट्रैक्शन का रीजन कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये जो पोल्स होते हैं ना हमारे पास, इनमें क्या होता है, जैसे हमारे पास 7th प्रॉपर्टी लिख दीजिए, लाइक चार्जेज poles having pole strength। जैसे चार्जेस के पास मैग्नीट्यूड होता है, चार्जेस के पास मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे ही जो पोल्स हैं उनकी क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ को हम किससे लिखेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये इसका क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, चार्जेस से, प्लस और माइनस से, ठीक है। तो जो रोल चार्जेस में प्लस चार्ज का होता है, वो रोल मैग्नेट में नॉर्थ पोल का होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, मैं उसका नाम दे देता हूं Q M प्लस, ठीक है, और इसका पोल स्ट्रेंथ QM नेगेटिव। क्लियर, समझ गए। जो पोल स्ट्रेंथ है इसका, ये प्लस QM ये माइनस QM, ये नोटेशन हो सकती है इनकी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये M1 ये स्मॉल M2। समझ में आई बात, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। नोटेशन may be vary
ठीक है, पोल स्ट्रेंथ है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई वो क्या थी कि जो नॉर्थ पोल है वो जो वहाँ पे प्लस चार्ज जो रोल प्ले करता है वो यहाँ नॉर्थ पोल करेगा, और जो नेगेटिव वहाँ करता है यहाँ पे वो साउथ पोल करेगा। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर M1 M2 से भी लिख सकते हैं। क्लियर? जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसकी हमारे पास यूनिट भी होती है, हम उसको यहाँ पे डायरेक्ट याद रखेंगे बस। और ठीक है, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, आगे जाके हमें पता चल जाएगा कैसे होती है यूनिट। ठीक है, SI unit of pole strength is एम्पियर मीटर। ओके, इसको अभी आपको बस सिर्फ याद रखना है कि जो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर होती है। कैसे होती है आगे समझ जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे मैग्नेटिज्म पढ़ते जाएंगे वहां यूनिट डेराइव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पोल स्ट्रेंथ, उस मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है इसके अंदर जो फोर्सेस होता है, जैसे मान लो हमने कहा कि दो पोल्स क्या कर रहे हैं, एक पोल दूसरे पोल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो अट्रैक्ट करेगा तो कितना फोर्स लगेगा और रिपेल करेगा तो कितना फोर्स लगेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे फोर्स कैलकुलेट होगा। देखिए, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक पोल ये है जिसकी पोल स्ट्रेंथ M1 है, एक मैग्नेटिक पोल ये है जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, M2 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हमें पता है। अगर ये नॉर्थ होता तो ये दोनों रिपेल करते, ये हम जानते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिक्स, according to Coulomb's law in magnetics, ठीक है, ये जो फोर्स होगा ना हमारे पास, वो देखिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, जैसे चार्जेस का होता था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये हमारे पास फोर्स होगा। यहां हम क्या लगाएंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो हो जाएगा K M1 M2 बाई R स्क्वायर। ओके, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, डिपेंड्स ऑन द, देखिए वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज द proportionality constant, okay, its value depends on the first one is system of unit we choose, system of unit, and second होगा medium in which these two poles are placed, medium in which these two poles are placed। ओके, ये हमारे पास दो फैक्टर होंगे जिन पे क्या डिपेंड करेगा, K की वैल्यू। ठीक है, कैसे, अगर मान लो हमारे पास SI सिस्टम है, इन SI सिस्टम K होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। तो हमारे पास जो फोर्स है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। समझ गई बात। और
ये जो म्यू नोट है, अभी एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ये जो म्यू नोट है ये क्या है? हमने एक और फैक्टर की बात की थी ना, या नीचे मीडियम की, ये वही है, मीडियम वाला ही। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या ऑफ द मीडियम, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू नोट क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या वी कैन से दैट वैक्यूम। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है इसकी वैल्यू क्या होगी? वो होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। कैसे है वो यूनिट, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये वाली यूनिट हमारे पास आगे चल के समझ में आएगी कैसे टेस्ला एम्पियर मीटर। लेकिन अगर फिलहाल हम यहाँ से निकालना चाहें तो हम फोर्स की टर्म में यूनिट निकाल सकते हैं म्यू नॉट की। देखिए म्यू नॉट हो जाएगा Fr², ये तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाई m1 m2। F क्या है? न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर बाई इसकी एम्पियर मीटर और इसकी भी एम्पियर मीटर। आर तो मीटर हो गया तो मीटर स्क्वायर, नीचे m1 m2 क्या है? मासिस नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। तो हमारे पास क्या आ गया? ये देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो फिलहाल आप इस यूनिट को ध्यान रख लीजिए कि यूनिट इसकी टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होती है। के की यूनिट भी अगर फाइंड आउट करना चाहें हम यहाँ से के, ये टोटल क्या है? के है ना, तो भी यूनिट क्या आएगी इसकी? यही निकल के आएगी कुछ। फिलहाल तो आगे हम जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जाएंगे तो ये जो टेस्ला है इसके बारे में बात करेंगे, या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में ही इसकी यूनिट कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम देखिए, हम सिर्फ कंसंट्रेट, इसकी यूनिट्स के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आप कंसंट्रेट करिए क्या कि जो फोर्स होगा वो ये होता है। क्लियर? अब बात आती है कि अगर बात करें सीजीएस सिस्टम में तो वो क्या हो जाएगा? इन सीजीएस सिस्टम जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो उस केस में एफ क्या आ जाएगा? सिंपली m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? फोर्स बिटवीन द टू पोल्स। सीधा ये किससे रिजेंबल कर रहा है? कूलॉम्स लॉ से कर रहा है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले पढ़ा था वही। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ तक मैग्नेटिक पोल्स और उनका जो बीच में मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो, उसके बारे में।